आज हम लोग पहुंच गए हैं कक्षा 7 के चैप्टर 2 पर, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी हम लोग अपने पृथ्वी के अंदर ताक झांक करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। चूँकि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? अगर नहीं सोचे हैं तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी एक प्याज के छिलके की भांति परत दर परत बनी हुई है, जो जितने भी सर्कल के रूप में परत हैं उनका केंद्र जो है संकेंद्री है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपट्टी कहलाता है, जो कि सबसे पतली परत होती है। आप देख सकते हैं ये परत जो है परपट्टी कहलाता है। परपट्टी महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं महाद्वीपीय संहति, इसमें 35 किलोमीटर तक पाया जाता है, जबकि बात करें समुद्री या महासागरीय संहति में तो सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका तथा एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीअल कहते हैं। बहुत जगह सियाल लोग पढ़ता है, लेकिन सीअल कहते हैं इसको। सीअल का मतलब है सी से है सिलिका तथा अल से है एल्यूमिना। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्य रूप से सिलिका तथा मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमय कहते हैं। सी से सिलिका, मै से मैग्नीशियम, याद रखिएगा इसको। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पीला वाला क्षेत्र, चित्र में ध्यान से देखिए, इसे मेंटल कहा गया है। नामकरण इसका जो है इसे मेंटल से किया गया है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है उसे क्रोड कहा जाता है। ये क्षेत्र आप देखिए एक बार, इसे क्रोड कहा गया है। आंतरिक परत जो है उसे क्रोड कहा गया है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यानी यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ से आप 3500 किलोमीटर का रेडियस ले लीजिए। वहाँ तक का जो भी क्षेत्रफल है वो क्या है, वो क्रोड है। यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। नी से निकिल, एफ से फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी अधिक होता है। कुछ जानकारी है एक्स्ट्रा, उसको देखते चलना है हम लोगों को, क्योंकि पुस्तक में चीज़ें दी गई हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज के लिए इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खोदने की कोशिश कर चुके हैं। पृथ्वी की केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करना होगा। पृथ्वी की आयतन का केवल 1% ही भूप्रपट्टी है। अगर पृथ्वी को हम लोग 100% मान लें तो केवल उसका 1% ही हम लोग जो भूप्रपट्टी देख पा रहे हैं वो है। 84% जो है वो मेंटल है, 15% हिस्सा जो है वो क्रोड है, और पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। एक कुछ फैक्ट हैं पृथ्वी से रिलेटेड, इन्हें हम लोग को कंसीडर करना है और याद करना है। सेल आप चट्टान भी सुने होंगे। सेल एवं खनिज, इनके बारे में देखना है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से मिलकर बनी हुई है। हम लोग जो प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं वो अनेक प्रकार की सेलों से मिलकर बनी हुई है। इस प्रकार सेलों का जो है आप रूप देख सकते हैं, इस पर हमारी जो है प्रॉपर्टी टिकी हुई है। तो अनेक प्रकार के सेल जो है, चट्टानें जो हैं, उनसे मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी
प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाता है ऊपर जो कठोर सतह है, उसको बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक पिंड हैं, उन्हें हम सेल कहते हैं यानी चट्टान कहते हैं। जो ये सेल जो हैं वो विभिन्न रंग के हैं, आकार के हैं और इनकी संरचना अलग अलग तरीके की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय, जिसे इग्नियस भी बोलते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल यानी सेडिमेंट्री भी बोलते हैं इसे, कायांतरित सेल, मेटामॉर्फिक भी बोलते हैं इसे। इग्नियस लैटिन शब्द है एक्चुअली। इग्नियस का अर्थ होता है अग्नि, जबकि सेडिमेंट्री ये भी लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ये ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। और जीवाश्म क्या है? सेलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जंतु के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो चट्टानों में पौधे, जंतु जो भी है जिनका अवशेष दब जाता है उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो मेंटल देखे हैं आपने, उसमें एक मैग्मा चैम्बर होता है जहाँ ये चट्टानें जो हैं द्रवित रूप में पाई जाती हैं। तो वहाँ पाई जाने वाली लिक्विड जो है उसे मैग्मा का संज्ञा दिया गया है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने हुए सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। यानी जो मैग्मा ठंडा होकर चट्टान का रूप लेता है उसे आग्नेय चट्टान बोला जाता है। ये प्राथमिक सेल भी है क्योंकि सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है इसी का फॉर्मेशन होता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर्भेदी है, एक बहिर्भेदी है। अंतर्भेदी एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है चारों तरफ से जो है पृथ्वी के, जब मैग्मा इसके अंदर ही जमा होकर ठंडा हो जाए और ठोस रूप रख ले तो वैसे जो चट्टान निर्मित होते हैं उसे अंतर्भेदी कहते हैं। जब ये मैग्मा बाहर निकल के लावा का रूप ले ले और फिर ठंडा होकर जो चट्टान का रूप ले ले तो ये जो है बहिर्भेदी है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। वास्तव में आग की सतह की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल यानी चट्टान को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ जो यहाँ पे चर्चा कर रहा है। इनकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। बेसाल्ट किस प्रकार का सेल है? तो आग्नेय सेल है, याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल भी है उसका। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल का ही बना है। अपना जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट सेल का ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने सेल जो होते हैं उन्हें अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने जस्ट पहले करी है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का जो है ये रूप ले लेती है। ग्रेनाइट ऐसे सेल का उदाहरण है, यानी अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण जो है वो ग्रेनाइट है। चूँकि ये काफ़ी कठोर होते हैं इसलिए इससे मसालों को पीसने और दाने के रूप में चूर्ण करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जो आग्नेय चट्टान हम लोगों ने देखा तो सेल क्या होता है कि लुढ़क कर, चटक कर, चाहे एक दूसरे में टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो अवसाद कहलाते हैं। जब चट्टान टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है तो उसे अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवसाद दबकर एक कठोर सेल का परत बन जाते हैं। एक समय अंतराल के बाद ये अवसाद दबकर एक कठोर सेल का फिर निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। चूँकि ये अवसाद से बने हुए सेल हैं, अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर जो है
हम लोग जो रेत, महीन रेत देखते हैं, उससे एकत्र होके इस प्रकार का फॉर्मेशन कर देता है। इन शैलों में पौधे, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन शैलों पर रहते थे उनका जीवाश्म भी हो सकता है। यानी जो अवसादी शैल हैं उसमें जीवाश्म भी देखने को मिलता है। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में तथा चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि चिकनी मिट्टी किस में बदलता है, तो स्लेट में बदलता है, जबकि चूना पत्थर की बात करें तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है संगमरमर में हो जाता है। एक चक्र दिखाया गया है जिसमें मैग्मा जो है बाहर आता है और वो ठंडा होकर आग्नेय शैल का रूप ले लेता है। फिर वो टूट के अवसाद के रूप में छोटे छोटे कण के रूप में बिखरना शुरू होता है। फिर किसी अन्य माध्यम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फिर वो कठोर होकर एक नया चट्टान का रूप लेता है, जिसे अवसादी चट्टान कहा गया है। उच्च ताप और दाब के कारण धीरे धीरे जो है अवसादी और आग्नेय चट्टान भी अपना रूप परिवर्तन कर देता है और कायांतरित चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। यानी चट्टान जो है एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तित होते होते जो है एक सर्कल का रूप ले लेता है, एक चक्र का रूप ले लेता है। ऐसे चक्र को जो है शैल चक्र कहा गया है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है। अभी इसी की चर्चा हम लोगों ने पीछे की है कि जो लावा बाहर आता है फिर धीरे धीरे जमाव होने लगता है, जिसके कारण वो आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे उन्हीं सब चीज़ों का जो है फिर से जिक्र किया गया है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। शैल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वैसे पदार्थ होते हैं जिनका भौतिक गुण निश्चित होता है तथा रासायनिक मिश्रण भी निश्चित होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग तो ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इनमें से कुछ का प्रयोग जैसे उद्योगों में औषधि के रूप में, उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, जैसे बात करें लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही था। अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में हम लोग, तब तक के लिए ख्याल रखिए।